बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह शांति निकेतन पहुंचे और अमित शाह के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन उन्होंने किया। अमित शाह उनके कमरे में पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। रविंद्र संगीत का उन्होंने आनंद उठाया। अमित शाह अब से थोड़ी देर में आपको बताएं कि छात्रों को भी संबोधित करेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी अमित शाह का है। साथ ही आपको ये बता दें उनका और जो कार्यक्रम है, बाउल लोक गायक के घर पर आज खाना खाएंगे अमित शाह। शांति निकेतन के कार्यक्रम के बाद पारुल दंगा जाएंगे शाह। बाउल लोक गायक के घर की तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देखने को मिलेगी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जी न्यूज पर, जहां अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे अमित शाह और वहां उनका लंच का कार्यक्रम है। घर पर खाना खाएंगे बाउल लोक गायक के। शांति निकेतन के बाद का ये कार्यक्रम, जहां अमित शाह अब से थोड़ी ही देर बाद होंगे। शांति निकेतन के कार्यक्रम के बाद पारुल दंगा जाएंगे अमित शाह और बाउल लोक गायक के घर की तस्वीरें भी आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल आपको अमित शाह, जिनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और एक के बाद एक वो कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पश्चिम बंगाल की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं और इसी दिशा में जो अगला कार्यक्रम है उनका बाउल लोक गायक के घर पर जाने का, उनके घर जाकर उनसे बातचीत करने का, उनके घर पर खाना खाने का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके कई मायने हैं। आखिर क्या मायने इसके हैं ये भी हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट आपको हम दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बाउल गायक के घर पर जाएंगे, वासुदेव दास के घर पर होंगे, वहां लंच करेंगे और थोड़ी ही देर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने उनसे बातचीत की। अमित शाह के उनके घर आने की किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए वासुदेव दास से ये खास बातचीत। আমরা বাউল পরিবার এবং আমি মানে এত খুশি যে ওনার মতো একজন মানুষ আমার বাড়িতে আজ ভোজন করবেন। তা মানে খুব আমরা খুশি ওনার জন্যে। মানে আমাদের বাংলা খাবার আমরা স্বামী স্ত্রীতে তৈরি করে রেখেছি, ডাল, আলু পোস্ত, ভাত, শাক, পোস্তর বড়া, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, পায়েস, গুড়ের রসগোল্লা, এই আয়োজন করে রেখেছি। তা আমার জীবন খুব ধন্য যে ওনাকে এত কাছে আমরা আজকে পেয়েছি বা আমিও পেয়েছি। बस्तवा जी, कुछ ये जो आप यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय गायक भी हैं, क्या उनको कुछ दो लाइन सुनाना भी चाहते हैं या आपके लोकप्रिय कुछ बजाने वाला है? आप क्या क्या सुनाना चाहते हैं? বাজনা তো আমারই আছে, কিন্তু হ্যাঁ না কিছু আনতে হবে না। क्या सुनाएंगे उनको? ওনাকে শোনাবো যে ওনাকে আমরা বাউল সম্প্রদায় সারা জীবন মনে রাখবো। তা আমরা এই হিদ মাঝারে রাখবো, সারা জীবন এখানেই রাখবো। তাই ওই গানটা গাইছি। আমি হিদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আর তো পাবো না। ওগো ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না না না, ছেড়ে দেব না। আমি হিদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। चलिए, इसका कोई सियासी मायने भी रखते हैं, आप देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाला है और गृह मंत्री जी आपके पास आ रहे हैं। इसका कुछ सियासत मायने भी देखते हैं, यहाँ के चुनाव को लेकर, यहाँ के सियासत को लेकर, यहाँ के राजनीति को लेकर। আমি তো বাউল, আমি মানুষের গান গাই, তো আমার মনে হয় যে সবাই মিলেমিশে এবং ভাই বন্ধু দাদা বোন সব মিলিয়ে আমাদের একসাথেই মানে থাকা উচিত এবং একভাবেই থাকা উচিত। বিবাদ হিংসা না করলেই খুব ভালো হয়। एक आखिरी सवाल रहेगा दादा, कमल 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 चिन्ह है वासुदेव जी बीजेपी का, आपको लग रहा है कमल खिलेगा? क्योंकि तालाब में कमल, कीचड़ में कमल खिलते रहता है, आपने कई बार देखा होगा। हाँ, ফুটবে, নিশ্চয়ই ফুটবে, ফুটবে। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बाउल गायक वासुदेव दास के साथ ये खास बातचीत हमारे सहयोगी रविंद्र ने की, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने बताया कि वो कितने उत्साहित हैं और किस तरह की तैयारी की गई है। लंच में आखिर क्या क्या खास आज बना है अमित शाह के लिए। थोड़ी देर में अमित शाह घर पर होंगे और वहां पर खाने का कार्यक्रम उनका है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे अपडेट के लिए। पूजा मेहता मेरे साथ हैं, साथ ही मेरे साथ रविंद्र खुद जुड़े हुए हैं। वासुदेव जो लोक गायक हैं उन्हीं के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रियंका टिब्रेवाल हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अली शाह लेफ्ट नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपन शाह भारती वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और विनय सिंह टीएमसी नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी एक एक करके, लेकिन पहले पूजा आपके पास आते हैं। ताजा अपडेट क्या है अभी? शिरीन, आपको बताते हैं, मैं फिलहाल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ। अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ से निकलते हुए आगे बांग्लादेश भवन गया है, क्योंकि कहा जा रहा है वहाँ पर वो स्पीच दे सकते हैं और स्टूडेंट्स को संबोधित कर सकते हैं। तो बांग्लादेश भवन के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है वहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में वो प्रोग्राम शुरू होगा और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी का आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद वो जो है भोजन करने जाएंगे जो बाउल सिंगर है वासुदेव दास के घर। और जैसा कि रविंद्र भी बता रहे थे कि सारी तैयारी हो चुकी है और हमने दिखाया किस तरीके से उन्होंने खाना पकाया है। और अगर आप देखें तो कई मायनों में ये विजिट जो है इम्पोर्टेंट है। दो बड़े मायने इसके निकाले जाते हैं। एक तो पॉलिटिकल, क्योंकि ये अनुब्रत मंडल का गढ़ है। अगर तृणमूल कांग्रेस अगर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की बात करें, ममता बनर्जी के गढ़ में गए थे जेपी नड्डा, अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर पहुंचे थे जेपी नड्डा। कुछ इसी तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है उन्हीं के गढ़ में जाकर उनको चुनौती दे रहे हैं अमित शाह चुनाव से पहले। तो ये एक मायने निकाला जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि आज रोड शो भी होगा तो ये मेजर शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। बीजेपी दिखाएगा कि किस तरीके से वो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में कितनी मजबूती से अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में चुनावी जंग जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी। दूसरा मायना ये निकाला जाता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस बार बार बाहरी तकमा दे रहे हैं या जो टाइटल दे रहे हैं आउटसाइडर बीजेपी नेताओं को, कहीं ना कहीं उनको गलत प्रूव करने के लिए जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि जितने बंगाली सेंटिमेंट्स को तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी समझती है उसी तरीके से बीजेपी के नेता या पार्टी भी समझती है। और कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि बाउल सिंगर के घर में खाना खाया जाएगा तो बाउल कम्युनिटी से कनेक्ट किया जाएगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को वो समझते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये मैसेज दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल और जो कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है बंगाल की चुनाव से जाहिर तौर पर। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का ये दौरा कि उन्होंने कोई आसान राह नहीं पकड़ी, बल्कि टीएमसी का जो गढ़ है उस गढ़ में पहुंचकर, यानी जो सबसे टेढ़ा रास्ता हो सकता है पहले उससे साधिए फिर आगे बढ़िए। रविंद्र, आपसे भी एक कमेंट लेना चाहूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए साधारण से हैं लेकिन बड़े व्यक्तित्व के वासुदेव जी, और आपने दिखाया भी हमारे दर्शकों को कि क्या क्या उनके दिल में है और क्या क्या वो खाना खिलाना चाहते हैं और किस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, न कि बीजेपी नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री उनके घर पर आ रहे हैं। लेकिन इससे अलग हटकर, जैसा कि पूजा भी बता रही कि रणनीति और सियासत की अगर बात कर ले तो कल अमित शाह पूरे दिन मिदनापुर में थे। वहाँ जो भी कार्यक्रम शुभेंदु अधिकारी वगैरह का हुआ, उसके बाद जब होटल आए तो सुबह के 1 बजे तक वो लगातार मीटिंग किया। और उसमें कौन कौन थे? 8 जो केंद्रीय मंत्री जिनको जोनल कई लोकसभा क्षेत्र दिया गया है सबको, वो थे। और जितने संगठन से जुड़े हुए पश्चिम बंगाल या फिर केंद्रीय संगठन से जुड़े हुए नेता जो पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर ड्यूटी निभाने के लिए दिया गया है, उन सब के साथ लगातार 2-2.5 घंटे और मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं अमित शाह एक तरफ से जमीन से भी जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है, जो भी नेता हैं, जो भी यहाँ पर के कल्चरल जिसा कि पूजा बता रहे थे, उससे जो अपने आप को पार्टी को जुड़ाव दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो माइक्रो मैनेजमेंट हो सकता है वो भी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 200 प्लस का एक टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, और भी ममता बनर्जी के गढ़ में। तो इसके लिए न सिर्फ जमीन पर काम करना पड़ेगा बल्कि जमीन के पर्दे के पीछे भी एक माइक्रो मैनेजमेंट भी करना होगा कि हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता पहुंचे और हर बूथ पर देखिए इसीलिए तो रविंद्र चुनावी रणनीति के मास्टर अमित शाह को कहा जाता है, पूरा होमवर्क करके और आखिर कैसे मां माटी मानुष को साधते हुए आगे बढ़ना, ये हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी। विनय सिंह, आप लोग तो खासतौर से ममता बनर्जी तो बाहरी करते रह गई, अमित शाह तो यहाँ मानुष की, बंगाली मानुष की थाली तक पहुंच गए। बाहरी
जिस संदर्भ में कहा गया था वो संदर्भ यह है कि बंगाल की जनता जब कोविड की तबाही में थी, आमफान के तबाही में थी, बंगाल की जनता जब और भी दूसरे तरीकों की समस्याओं में रहती है, उस समय इन लोगों को यहाँ न पाया जाता है न यहाँ देखा जाता है। इस संदर्भ में बाहरी कहा गया है। बंगाल में आकर के बंगाल के सांस्कृतिक स्थानों पे जाना, मंदिरों में जाना, किसान के घर भोजन करना या किसी बाउल गायक के घर में खाना खाना, यह तो एक अपनी रुचि की बात है, अच्छी बात है, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन इन बाउल गायकों के प्रति जो दर्द, जो हमदर्दी, जो सहायता की हाथ ममता बनर्जी ने आगे ही बढ़ाया है, वह तो भारतीय जनता पार्टी के सोच में पहले कभी नहीं आया। ममता बनर्जी ने बाउल गायकों के हित में जो पेंशन की योजना ली है, उनके लिए जो सोशल जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था सरकार ने की है, इसके पहले तो उस पर किसी ने नहीं सोचा है। इसको तो सोचकर अंजाम ममता बनर्जी दी है। और जिस विश्व भारती विश्वविद्यालय में आप देखें कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मेडल चोरी हुआ, जिसको सीबीआई तक नहीं खोज पाई, उस काम में पश्चिम बंगाल की पुलिस कहाँ तक सक्षम हुई। और यह बंगाल की धरोहर है, इसको सजा कर संवार कर रखा गया है। यहाँ वे लोग आ रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है, मगर उसको अंतर से ग्रहण करना कुछ और बात है। और वोट के समय हम आकर के अपना हम एक पॉलिटिकल हम अपना फायदे के लिए हम कोई प्रोग्राम करें, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, प्रियंका टिब्रेवाल, थाली के रास्ते सत्ता का रास्ता सधेगा क्या? जिस 200 प्लस की बात अमित शाह लगातार करते हैं, क्या ये वही रास्ता है जिस पर आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा है, हम ये जितनी भी सारी चीजें जो है, चाहे वो यहाँ का लोक संगीत सुनना या मंदिरों में जाना, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। और जो लोग हम पर अंगुलियां उठा रहे हैं, हमें बाहरी कह रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि भाजपा जो है वो एक नेशनल पार्टी है और हमारे पार्टी के लोग जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आ जा सकते हैं, जब तक कि पश्चिम बंगाल को ये लोग बांग्लादेश नहीं बना देते। वो भारत का ही हिस्सा है, जिसकी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि हम कहीं पे भी नहीं थे, अब लोग चुनाव के समय आए हैं, तो मैं इनको बता दूं, जब 150 लोगों का खून इन लोगों ने किया, उस वक्त हर किसी के घर में उनके साथ खड़े होने वाली जो थी वो भाजपा थी, उनके लिए आवाज उठाने वाली जो है वो भाजपा है। मगर ये डरते इसलिए हैं इतना क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब हम आवाज उठा रहे हैं, यहाँ सीपीएम और कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है, इसलिए वो शांत है, खामोश है। मगर आवाज उठाने वाली सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, जो लोगों के लिए, न्याय के लिए, इनके जो ये कुकर्म कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज हम उठा रहे हैं, इसलिए भयभीत हैं। अरे आपको डर क्या है? संस्कृति आपकी अपनी तो नहीं है, ये समाज के लिए है, लोग इसे एंजॉय करें, लोग इसको आगे बांटें, यही तो संस्कृति कहती है, यही तो सभ्यता कहती है। लेकिन वो उसी सांस्कृतिक धरोहर में एक तरीके से सेंध कहीं ना कहीं अमित शाह लगा रहे हैं और डर उसी बात को लेकर हो रहा है। और थोड़ी ही देर में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी अमित शाह का है और उसके बाद वो बाउल गायक वासुदेव दास के घर पहुंचेंगे, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह के लिए लंच तैयार हो रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजार अमित शाह के पहुंचने का है और आज का ये खास लंच का कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण है। कई इसके खास मायने भी हैं, क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। पूजा मेहता मेरे साथ हैं, मेरे साथ अयान घोषाल भी जुड़ गए हैं, जो कि बाउल गायक वासुदेव दास के घर पर ही मौजूद हैं। वहां कैसी तैयारी है उनका भी हम रुक करेंगे। उस तो बाउल संगीत की आपने खासियत को सुना, उस धुन को भी हमने आपको सुनवाया और आखिर क्यों वो जाना जाता है ये भी आपने समझा। लेकिन आप अब ये समझिए कि देखिए लंच की तैयारी हो गई है, क्योंकि अमित शाह आज बाउल गायक के घर पर पहुंचेंगे, वासुदेव दास जी के घर पर पहुंचकर लंच का मेन्यू क्या रहने वाला है ये हम आपको अब दिखा रहे हैं। चावल, दाल, बैंगन की सब्जी, परवल की सब्जी, पालक साग, चटनी, पापड़ और रसगुल्ला, ये खास आज मेन्यू तैयार किया गया है खास तौर पर अमित शाह के लिए। लंच का कार्यक्रम बाउल गायक के घर पर, और उन्होंने खुद भी, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया था, वो खुद ही बता रहे थे कि आखिर कितने उत्साहित हैं और आज खाने में क्या क्या होने वाला है अमित शाह के लिए खास। तो ये खास लंच का मेन्यू
तो देखिए अब तैयारियां हो चुकी हैं। पहले मैं अयान के पास जाऊंगी। अयान घोषाल से हम ले लेते हैं अपडेट, लेटेस्ट क्या है वहां पर। अयान घोषाल, अब तो इंतजार ही हो रहा होगा अमित शाह के पहुंचने का। जी बिल्कुल, माहौल बिल्कुल तैयार है। अमित शाह यहाँ पे थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। आपने तो मेनू बता ही दिया। हम यहाँ पे आग्रह करना चाहेंगे पूर्वी सांसद अनुपम हाजरा की। अनुपम दा, अगर हम आपको बताएं कि ये जो बाउल संगीत की एक जनप्रिय कलाकार वासुदेव दास बाउल, इनके घर को चुना गया। यहाँ पे आके अमित शाह जी आज भोजन के आनंद लेंगे। कल हमने देखा कि उन्होंने किसान परिवार के साथ भोजन के आनंद लिया था, जिसका नाम था सनातन सिंह। और ये एक दिन किसान, एक दिन बाउल। बाउल बंगाल का कल्चर माना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भी कल्चर मानी जाती है। उन्हें बहुत प्यारा था उनको बाउल संगीत। तो किस तरह से ये जो एक मध्यांतर है, ये जो एक भोजन का प्रोग्राम है, इसमें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी भी है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक्चुअली टीएमसी बंगाल में आने के बाद से बंगाल का कल्चर ख़त्म हो चुका है और इसीलिए अमित जी चाहते हैं कि जो बंगाल का जो कल्चर है वो वापस आए। कम से कम जो एक न्यूसेंस, एक जंगल राज चल रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो मध्यांतर का ब्रेक है, इसमें सिर्फ मेनू में ही राजनीति नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेटेजी भी है? बेशक। देखिए, एक मैसेज देना चाहते हैं, शांति का एक मैसेज, अमन का मैसेज, खुशहाली का मैसेज। क्योंकि बंगाल के लोग थक चुके हैं। एक फोबिएटिक सिचुएशन में बंगाल के लोग जी रहे हैं। तो वहाँ से एक शांति का वातावरण रहे, लोगों में वो बात फैले। और बाउल संगीत एक ऐसा संगीत है जहाँ पे हर डेली लाइफ का हमारा जो एंजॉयमेंट, सौरो, ये सब हम एक्सप्रेस करते हैं। अनुपम दा, आपसे आप एक दूसरी बात जानने के आग्रह करेंगे कि आज बोलपुर, जो कि अनुब्रत मंडल, तृणमूल में 3 आला नेता हैं, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अनुब्रत मंडल। शुभेंदु अधिकारी को अपने खेमे में शामिल कर लिया। अनुब्रत मंडल का ये किला या गढ़ माना जाता है। इसमें ये जो महारैली का इंतजाम हुआ है, हम देख सकते हैं कि किस तरह से उभर कर काफ़ी सारे जो इलाका है वहाँ से लोग आ रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक। तो किस तरह का रैली होगी, इसमें से आप क्या मैसेज देंगे अनुब्रत मंडल जी? देखिए, अभी तक जो एक वायलेंस का वातावरण अनुब्रत मंडल ने क्रिएट किया था बीरभूम में, लोग उससे परेशान हो चुके हैं। और उससे बीरभूम में नहीं, पूरा बंगाल में जो हालत है, लोग अभी थक चुके हैं, पक चुके हैं टीएमसी से। तो आज ये रैली करके हम कम से कम ये वार्ता देना चाहते हैं कि हमारा संगठन, लोगों का जो समर्थन किस लेवल पे है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग शांति से जिए। और ये रैली देखने के बाद कम से कम लोगों को ये इतना तो हौसला आ ही जाएगा कि अभी जो तैयारियां हो रही हैं और अब इंतजार अमित शाह का हो रहा है कि वो लंच पर कब यहाँ आएंगे और जो उनके लिए पूरा लंच तैयार किया गया है वो कब आखिर उसका स्वाद चखेंगे। मैं आपके पास लौटूंगी फिर से। तपन शाह भारती जी, आपको क्या समझ आ रहा है? ये लंच सांस्कृतिक धरोहर को समझना होगा अगर वहां के लोगों के मन को भापना है तो, लेकिन क्या मैसेज है इसके पीछे सर? किरण जी, मैं तो तपन राय भारती हूँ और मैं आपको बता दूं कि वहाँ बंगाल का जो सेंटिमेंट है ना, उसको बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझा है, पकड़ा है, उसी की लाइन पर चल रही है। वहाँ के महापुरुषों के की पूजा करना, देवी देवताओं में वहाँ लोगों का विश्वास है, उसके प्रति आस्था जगाना। और सबसे बड़ी जो बात जो है ना, वो ओबीसी जो कम्युनिटी है, जिसमें मछुआरे भी शामिल हैं, जिसमें जो संगीत का जो आपने दिखाया वो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये ओबीसी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका है जहां पर बीजेपी की नजर है कि कैसे वो टीएमसी से उसकी ओर वोट डाइवर्ट हो। और मदद के लिए इनके पास शुभेंदु अधिकारी और मंडल वगैरह सब आ चुके हैं। कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का 2-3 जिलों में बहुत गहरा प्रभाव है, उनके पास वर्कर्स की बहुत बड़ी फौज है। तो जो कल तक टीएमसी का वो कार्यकर्ता था, वर्कर था, वो आज बीजेपी का वर्कर के रूप में शामिल होगा। अब बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है कि वो हर बूथ पर अपने वर्कर्स को खड़ा करना चाहता है। तो अगले 1-2 महीने तक आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में, अभी तो लगभग दर्जन भर विधायक और सांसद शामिल हुए हैं, अभी और भी पाइपलाइन में लोग हैं। ये शामिल करने का एकमात्र जो गोल है वो है कि हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए, टीएमसी का था। और ये पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहीं से बीजेपी का हौसला बुलंदियों पर गया। 40% बीजेपी और 42% टीएमसी का वोट है। 3% का अंतर था। वो 3% का अंतर को पाटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि पिछले 5-4.5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी के हाथ में चंद सीटें, 5 या 6 सीटें हाथ में आई थी।
वहां से जंप करना 200 का एक बड़ा टारगेट है शिरीन। तो मैं समझता हूं कि अमित शाह को एक बहुत बड़ा प्लानर कहा जाता है, बहुत बड़ा एजेंडा लेके जो चलते हैं, जिसमें मोदी जी को उन पर विश्वास है। तो पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नड्डा को भेजा, फिर केंद्रीय गृह मंत्री आए, एक एक करके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगली बिल्कुल, बार क्योंकि सर 200 प्लस आप भी खुद ही कह रहे हैं कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए तमाम तैयारी, ये पूरा होमवर्क के साथ इस बार बीजेपी उतरी है। मैं बता रहा हूं, ओबीसी उनका टारगेट है। अब आपको देखिए मीडिया में वो बातें नहीं आ रही है। मैं जानता हूं कि यूपी से बहुत सारे बीजेपी के नेता लगातार बंगाल में जा रहे हैं और हर जिले में दौरा कर रहे हैं। आपके यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं, और ये सबके सब और ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, यही स्ट्रैटेजी। अलीशा, यही स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए चुनौती है बहुत बड़ी। अलीशा जी, आपने जो बोला कि ये हमारी चुनौती है, देखिए जो बीजेपी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत खर्च कर रही है कि ममता बनर्जी को अप्रूव कर दे वहां से, बजाय कि उनको खर्चा करना चाहिए था कि कोविड से लड़ने का। पहली बात तो। दूसरी बात, आपने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिया अभी टाइम पे जाड़ों के वक्त कोविड का नाम देके, मगर वहीं बंगाल में अमित शाह साहब की रैली के लिए मंजूर है, लोग काले से मिला के वहां पे भीड़ जमा हो रही है, वो मंजूर है। तीसरी बात, आपका सीएम फेस नहीं है कोई, आप किसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देंगे? चौथी बात, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर फवाद हलीम, उन्होंने ट्वीट भेजा है कि अगर बीजेपी का फायदा हुआ, वो धीरे धीरे टीएमसी के नेताओं को ले रही है, उनका फायदा हुआ तो ममता बनर्जी को भी हमारे साथ शामिल कर लेंगे। तो मतलब इनका ये एजेंडा जो है, ये कोशिश हर कोई कर रहा है, ठीक है, मगर मैं बताऊं आपको, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट मैटर करता है। और हम लोग यहाँ पे खामोशी से काम कर रहे हैं, बिना कोई हल्ला हुला करे हुए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो ऐसे बरसेंगे उस टाइम पे जब लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी, तब आके मालूम पड़ेगा कि हाँ, किस में कितना दम है, किस में कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में नहीं है। ठीक है। प्रियंका टिब्रेवाल, गरजते हैं वो बरसते नहीं, और रिजल्ट अलग होंगे। देखिए, अभी इनकी बात मैं सुन रही थी, इनकी बौखलाहट जो है वो एक्चुअली काफी वाजिब भी है, बिकॉज ये तो कहीं पर अब है ही नहीं, ये तो गायब हो गए, इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। तो जिनको गरजना है वो गरजेंगे भी, और जिनको बरसना है वो बरसेंगे भी। इनके यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, मेंबर भी नहीं है, बूथ में आदमी की तो बात छोड़िए, इलेक्शन लड़ने के लिए लोग नहीं है इनके पास। 294 सीट्स में तो लोग देने की बात बहुत दूर है। अगर गिन के भी मैं बोलती हूँ डबल संख्या, यानी 20 से भी कम अगर सीट भी ये ले आए तो भी बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। खैर, इनकी बात छोड़ दीजिए। और दूसरी बात ये रही कि अब ये सीएम फेस की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि बीजेपी का कल्चर आप बहुत सारे राज्यों में देखिए, जहां हमारे पास कोई सीएम फेस हमने कभी घोषित ही नहीं किया था, उसके बावजूद हमने सरकार बनाई, और उसके बाद जिनको कुर्सी पे बैठाना था सीएम की कुर्सी पे बैठा दिया गया। तो आप उन चीजों में मत जाइए सर, संगठन पे ध्यान दीजिए। पहले तो आप कहाँ चुके हैं, पहले तो आप आत्मनिरीक्षण करिए कि क्या कारण है कि सीपीएम और सीपीआईएम पूरी देश से गायब हो गया, क्या कारण है। और पश्चिम बंगाल में तो ये कोशिश भी मत करिएगा दोबारा, क्योंकि 34 साल आपने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, और जितनी हिंसा है टीएमसी ने आपसे ही तो सीखी है, इसीलिए वो ये हिंसा अब जो है पश्चिम बंगाल में कर रही है। आप लोगों को खत्म कर दिया, अब बाकी के जो लोग हैं यहाँ के, उनके ऊपर ये हिंसा ये दिखा रही है, और भाजपा इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। तो आप देखिए कैसी राजनीति की इन लोगों ने। एक दिन इनके मुंह से नहीं निकलता कि यहाँ की जो मासूम जनता है, जिनका कोई दोष नहीं है, वो लोग मर रहे हैं, ये कभी अपनी आवाज नहीं उठाते। तो आप देखिए स्वार्थ की राजनीति कौन करता है। ठीक है। विनय सिंह, विनय, आपसे मैं अब समझना चाहूंगी कि पहले शिवेंदु अधिकारी को ले गए, उनके साथ तमाम नेताओं को अपने साथ ले गए, और अब अनुप्रतम मंडल के गढ़ में यहाँ पर सेंध लगाई जा रही है, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो यही कह रही हैं, इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो डर तो आपका बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे कुनबा टूट रहा है वैसे डर तो बड़ा हो रहा होगा। डर विनय सिंह, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा एक बार और प्रश्न को दोहराएं, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, बोलिए। विनय सिंह, अगर आवाज आपको आ रही है तो मैं आपके डर की कोई बात ही नहीं है। डर का जो भ्रम, डर, मैं उत्तर दे रहा हूं, डर की बात तो है ही नहीं। डर का कोई
ऐसा कोई सोचने वाली परिस्थिति ही नहीं है। डर का भ्रम और डर का जो अप्रचार है वह तो मीडिया के माध्यम से लोगों में लाया जा रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? शुभेंदु अधिकारी के चले जाने से अगले विधानसभा चुनाव में कोई फर्क पड़ने को नहीं है। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही देखा गया है कि शारदा नारदा या और भी घटनाओं में लिप्त जिन लोगों का नाम सामने आया है, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भाग मुकुल भाग, शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करवाएंगे, शोभन चटर्जी को कराएंगे। तो अभी शुरुआत है, पाइपलाइन में तो और भी लोग हैं, आप इंतजार कीजिए, धीरे धीरे चुनावों से पहले सब निकलेंगे। शुरुआत कोई भी नहीं है। अरे कुछ नहीं, सिरिंज जी 6 महीने से सुना जा रहा है कि 50-60 आदमी ज्वाइन करेंगे, कहा गया वो बात। और शुभेंदु अधिकारी के हो या और कोई हो, जब बीजेपी में ज्वाइन कर जाते हैं तो वे पवित्र हो जाते हैं, और जब तक बीजेपी में नहीं ज्वाइन करते हैं तब तक वे भ्रष्ट नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नजर में। भारतीय जनता पार्टी कोई गंगा नदी नहीं है जो गंगा जल पी जाने से शुद्ध हो जाएगा। तो या तो भारतीय जनता पार्टी की नाटक और यह हुमकी बनरघुड़ की यह पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है। आज जिनको चोर कहती है कल उनको नेता मानती है, आज जिनको चोर कहती है कल उनके बल पे बंगाल की चुनाव जीतने की सपना देखती है। यह कभी साबित नहीं होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के और 10 आदमी भी जाएंगे तो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा केंद्र पर ममता बनर्जी के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, और ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता के हित में जो परियोजनाएं लाई है, जिनसे पश्चिम बंगाल तो फिर ममता बनर्जी इतना बौखला क्यों जाती हैं? उनके बोल इतने क्यों बिगड़ जाते हैं? जब बात बीजेपी की होती है तो फिर आखिर उनके मुंह से इस तरह के शब्द क्यों निकलते हैं? वो बौखलाहट नहीं है, डर नहीं है, तो फिर क्या है वो आप मुझे बताइएगा। मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फिर जब लौटूंगी तो आप ही के पास आऊंगी, आप समझाइएगा मुझे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.